अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बायो एनर्जेटिक। बायो एनर्जेटिक क्या होता है? आज बायोलॉजी का 7वां चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक का जो फर्स्ट टॉपिक है, तो आज हम उसको बेसिकली डिस्कस करेंगे और बायो एनर्जेटिक का कॉन्सेप्ट लेंगे कि व्हाट इज बायो एनर्जेटिक। तो बायो एनर्जी का जो पहला टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या किरदार है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बायो एनर्जेटिक्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि बायो एनर्जेटिक बेसिकली क्या होता है। तो लेट्स सी स्टूडेंट, 7वां चैप्टर है बायोलॉजी का, 9th क्लास की बायोलॉजी का 7वां चैप्टर है। तो लेट्स सी स्टूडेंट, बायो एनर्जेटिक, द रिलेशन एंड द चेंजेस ऑफ एनर्जी बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। ओके, द रिलेशन and the changes of energy between the organism is called the bioenergetics। के जानदारों के दरमियान एनर्जी के ताल्लुकात और तब्दीलियों को हम बायोएनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। द रिलेशंस, ताल्लुकात, एंड द चेंजेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ताल्लुकात और तब्दीलियों को जानदारों के अंदर हम इस चीज़ को बायोएनर्जेटिक का नाम देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बायोएनर्जेटिक का कि जानदारों के दरमियान एनर्जी की तब्दीलियों और ताल्लुकात को हम बायो एनर्जेटिक का नाम देते हैं। तो बायो नेम से ज़ाहिर है, बायो मतलब जानदार और एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जीज, जितनी भी एनर्जीज हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सब का ताल्लुक जानदारों के अंदर और उनके अंदर चेंजेस जो है ना, हम इनको बायो एनर्जेटिक का नाम देते हैं। बायो मतलब लाइफ होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, और जेनेटिक्स और एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जीज होगी। तो बायो एनर्जेटिक्स का मतलब ये हो गया कि जानदारों के अंदर एनर्जी की तब्दीलियों और ताल्लुकात को हम बायो एनर्जेटिक का नाम देते हैं। तो लेट्स स्टूडेंट, रोल ऑफ एटीपी को हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो उसका टॉपिक है बायो एनर्जेटिक का वो है बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी। बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है और एटीपी का रोल क्या है इन द प्लांट सेल्स या इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लेट्स स्टूडेंट, रोल ऑफ एटीपी पढ़ते हैं कि एटीपी का बेसिकली रोल क्या है। The living organism perform metabolic activity on its prepare food। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जानदार है, मतलब प्लांट की एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जब वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। मतलब कि जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो वो ग्लूकोज बनाता है। वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, और उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन कैसा करता है? वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी लगाता है अपने प्रिपेयर खुराक पे, और वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो किन के ज़रिए होती हैं? वो एंजाइम होते हैं और भी बहुत सारे एजेंट होते हैं जिसके ज़रिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो प्लांट खुराक तैयार करता है, पौधा खुराक तैयार करता है, उस खुराक की ब्रेकडाउन होती है, मतलब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो उस ब्रेकडाउन के नतीजे में क्या होता है? देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी इन फूड बॉन्ड्स, और उस ग्लूकोज के अंदर या उस फूड बॉन्ड्स के अंदर या उस फूड के मादा के खुराक के मादा के अंदर जो है ना एनर्जीज होती हैं। बेसिकली क्या होती हैं? पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो ये प्लांट खुराक तैयार करता है, प्लांट क्या करता है? खुराक तैयार करने के बाद उसकी तोड़ फोड़ करवाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाता है। तो उस तोड़ फोड़ के नतीजे में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। कुछ एनर्जी रिलीज होती है और कुछ स्टोर होती है। तो when these bonds are break, so usually there is a utilization of kinetic energy. Some of its energy is added to ATP molecule in the form of potential energy। तो क्या होता है? जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, प्रिपेयर फूड के ऊपर, मतलब ग्लूकोज के ऊपर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवाता है प्लांट, तो उस वक्त क्या होता है कि एनर्जी खारिज होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर खारिज होती है, और सम ऑफ इट्स एनर्जी इज एडेड टू एटीपी मॉलिक्यूल, और कुछ इसकी जो एनर्जी है वो एटीपी मॉलिक्यूल को दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में कुछ एनर्जी जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर की जाती है, जो आइंदा आने वाली सरगर्मियों को चलाने के लिए दोबारा काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में उनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि is added to ATP in the form of potential energy, but remaining energy is released in the form of heat। और जो बाकी काइनेटिक एनर्जी बनती है, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी हमने ऐड कर दी एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन जो कुछ जो एनर्जी होती है वो हीट की शक्ल में खारिज हो जाती है। वो क्या होती है? हीट की शक्ल में खारिज हो जाती है। The stored potential energy in ATP molecule is used again in form of kinetic energy
टू परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइफ। तो जो एनर्जी स्टोर हुई थी एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर, जो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर यूज हुई थी या स्टोर हुई थी, वो एनर्जी दोबारा लाइफ एक्टिविटीज को चलाने के लिए दोबारा यूज होती है। तो आज का हमने कॉन्सेप्ट जाना कि रोल ऑफ एटीपी, यहाँ पर एटीपी का क्या रोल है और एनर्जी कैसे हासिल होती है और कैसे आगे स्टोर होती है और कैसे रिलीज होती है। तो हमने ये मैकेनिज्म डिस्कस किया है। तो एक मरतबा अगेन मैं आपको सिंपली ओवरव्यू दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट का कि बायोएनर्जेटिक क्या होता है कि जानदारों के अंदर एनर्जी की तब्दीलियां और उनके ताल्लुकात को हम बायोएनर्जेटिक का नाम देते हैं। तो हमने पढ़ा कि रोल ऑफ एटीपी के, एटीपी का क्या रोल है। तो एटीपी बेसिकली एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी है खुद, और ये प्लांट और अदर सेल्स या और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ एक्टिविटीज को चलाने के लिए काम आती है। तो पहले यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो प्लांट है, हमने यहाँ पर प्लांट की एग्जांपल लिया और यहाँ पर क्या हुआ कि प्लांट ने अपनी खुराक तैयार कर ली, ग्लूकोज तैयार कर लिया, फोटोसिंथेसिस की और ग्लूकोज तैयार कर लिया। तो प्लांट ने ग्लूकोज तैयार करने के बाद क्या किया कि उसने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अप्लाई कर दी। जब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अप्लाई हुई तो क्या हुआ कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो कुछ उसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो खारिज हो गई, रिलीज हो गया, वेस्ट चली गई, लेकिन कुछ जो एनर्जी थी वो क्या हुआ कि ऐड हुई इन द एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एनर्जी ऐड हुई और जो कुछ एनर्जी थी वो हीट की शक्ल में चली गई। तो एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी ऐड हुई थी वो दोबारा लाइफ एक्टिविटीज के लिए यूज हुई। तो अब हम इसका कॉन्सेप्ट इस डायग्राम से लेते हैं कि कैसे एनर्जी हासिल होती है और किन किन वेज में ये एनर्जी आगे प्रोवाइड होती है। तो लेट्स स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा कि प्लांट खुराक तैयार करता है। प्लांट क्या करता है? अपनी खुराक तैयार करता है, ग्लूकोज तैयार करता है। वो कैसे तैयार करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है जिसके तहत फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट अपनी खुराक तैयार करता है। तो लेट्स सी स्टूडेंट, 6 CO2 प्लस Bar2 प्लस लाइट एनर्जी, यहाँ पर क्या होंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स यूज होंगे और 12 H2O के एटम्स होंगे और उसके बाद क्या होता है प्लस लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी, ये तीन फैक्टर्स यहाँ पर मिलके फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक मेन चीज है जिसके अंदर एक माया है, माया लाइक स्ट्रक्चर है इन द लीफ ऑफ प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस करवा रहा है। यहाँ पर क्या वो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को मिला रहा है, दूसरा क्या रहा है पानी को मिला रहा है और तीसरा क्या रहा है लाइट एनर्जी को ले रहा है, मतलब सूरज की रोशनी ले रहा है। और ये तीन फैक्टर मिलके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो इनके नतीजे में कौन सी प्रोडक्ट बनती है? तो यहाँ पर C6H12 और O6, ये क्या बन गया ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे बना? तो यहाँ से 6 एटम कार्बन के और यहाँ से उसने 12 एटम लिए हाइड्रोजन के और यहाँ से जो 6 एटम बचे थे वो दोबारा इसमें आ गए और यहाँ पर क्या बना C6H12O6 और ये ग्लूकोज बना दिया। तो बाकी जो यहाँ पर कितने बचे थे, बाकी यहाँ पर 12 एटम बचे थे ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर 6 O2 और 12 एटम ऑक्सीजन के दोबारा आ गए। तो और कितने बचे थे, 12 बचे थे यहाँ पर हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के 12 एटम और ये ऑक्सीजन दोबारा मिल गए और दोबारा वाटर बना दिया। तो इसके नतीजे में ये होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लाइट आपस में मिलती हैं तो वो ग्लूकोज बनाती हैं और ग्लूकोज बनने के बाद दोबारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। मेन यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन दोबारा खारिज हो जाती है और H2O भी दोबारा खारिज हो जाता है। तो लेट्स स्टूडेंट, ये होगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ये होगा वाटर। ये जो ग्लूकोज है बेसिकली ये प्लांट की खुराक है। यहाँ पर प्लांट ने अपनी खुराक तैयार की। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर रिडक्शन हुई इस खुराक के। पहले प्लांट यहाँ पर अपनी खुराक तैयार कर रहा है और इसमें रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन कैसे हुई कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल था ये, इसने क्या किया हाइड्रोजन का एटम ऐड करवा दिया और अपने अंदर से एक ऑक्सीजन का एटम गायब कर दिया, खारिज कर दिया और यहाँ पर क्या है रिडक्शन करवा दी। रिडक्शन का मतलब है ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का एंटर होना। तो इसके बाद यह है कि जब एक एटम किसी भी
मालिक्यूल से निकलता है ऑक्सीजन का, जब एक एटम किसी भी मालिक्यूल से निकलता है तो हम उस चीज़ को रिडक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर होगी CO2 के अंदर रिडक्शन कैसे होगी, एक एटम ऑक्सीजन का खारिज हुआ और इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने एक एटम हाइड्रोजन का अपने अंदर ऐड किया। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एज रिडक्शन, कॉल्ड रिडक्शन, और इस चीज को हम रिडक्शन का नाम देते हैं। तो CO2 ने अपनी रिडक्शन यहाँ पर की, एक एटम ऑक्सीजन का अपने अंदर से गायब कर लिया और वाटर से क्या किया, हाइड्रोजन का एक एटम ले लिया और CH2 बना दिया। CH2 हमने यहाँ पर क्या लिखा कि ये ग्लूकोज है। तो यहाँ पर अपनी इसने खुराक तैयार कर ली रिडक्शन के जरिए। तो ये होगा CH2 खुराक तैयार कर ली, यहाँ पर ग्लूकोज बना लिया। तो आगे क्या होगा, इस ग्लूकोज बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी खर्च हुई, लाइट एनर्जी या हीट रेडिएंट, यहाँ पर सूरज की एनर्जी खर्च हुई, सूरज की लाइट खर्च हुई और रिडक्शन हुई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के, जिसके नतीजे में यहाँ पर ग्लूकोज बना। तो आगे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एटम टू गेन एनर्जी, यहाँ पर क्या हुआ, आगे यहाँ पर जो प्रोसेस चला वो ऑक्सीडेशन थी। ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुई और फूड एटम की एनर्जी गेन हुई। ऑक्सीडेशन हुई जब यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, तब यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी खारिज हुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, तो गेन एनर्जी, दोबारा एनर्जी हासिल करने के लिए जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी अप्लाई हुई, तब यहाँ पर क्या हुआ कि एनर्जी दोबारा हासिल की। इस ग्लूकोज की तोड़ फोड़ की प्लांट ने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के जरिए, और यहाँ पर क्या हुआ कि एनर्जी हासिल करने के लिए, जब एनर्जी किसी चीज में एंटर होती है, किसी काम के लिए एंटर होती है, लेकिन उसमें से जो कुछ मिकदार होती है वो हीट की शक्ल में खारिज हो जाती है। तो आप देखते हैं जब ऑक्सीडेशन हुई तो कुछ एनर्जी जाए होगी, हीट की शक्ल में खारिज होगी और कुछ यूज हुई। तो फॉर्मेशन ऑफ ATP स्टोर एनर्जी, तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर ATP का किरदार क्या है, तो यहाँ पर हम क्या किरदार अदा करते हैं। तो ATP पहले था ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एडेनोसिन का डबल रिंग स्ट्रक्चर था और डाइफॉस्फेट मतलब फास्फेट के दो ग्रुप थे। लेकिन एनर्जी को मजीद स्टोर करने के लिए, ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए फास्फेट दोबारा जमा हो गए और यहाँ पर ATP बना दी। तो ATP स्टोरेज एनर्जी है, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इस ग्लूकोज की। ग्लूकोज जब बना तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अप्लाई हुई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अप्लाई होने के बाद जो है ना, एनर्जी को हासिल किया गया, एनर्जी को लिया गया, और इस एनर्जी हासिल करने में क्या हुआ कि कुछ हीट की शक्ल में खारिज हो गई और कुछ जो है ना ATP के अंदर स्टोर हो गई। तो यहाँ पर ATP के अंदर प्लस फास्फेट का जब एक और ग्रुप ऐड हुआ तो यहाँ पर ATP बन गई। ATP प्लस P फास्फेट ग्रुप इज इक्वल टू ATP, यहाँ पर ATP का मॉलिक्यूल बन गया। तो आगे देखते हैं कि ये ATP एनर्जी आगे किन हालतों में, किन अशकाल में यूज होती है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ATP, जो ATP के अंदर हमने एनर्जी स्टोर की, जो ATP के अंदर हमने यहाँ पर एनर्जी स्टोर की, वो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी। क्या थी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी थी हमने यहाँ पर वो ATP के अंदर स्टोर कर दी थी, और वो एनर्जी ATP से आगे किन हालतों में मुंतकिल होती है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब ATP की एनर्जी, ATP में जो मखसूस एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी या पोटेंशियल एनर्जी थी, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यूज होती है। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी यूज होगी, लेकिन वो सारी एनर्जी यूज नहीं हो पाएगी इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन उसमें से कुछ हीट की शक्ल में बाहर निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में बाहर निकल गई। और दूसरी क्या हुआ कि प्रोसेस टू रिटेन एक्टिविटीज, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं और भी जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं इन द प्लांट या अदर ऑर्गेनिज्म में, उनमें क्या हुआ कि उनको चलाने के लिए भी यही ATP यूज हुई, लेकिन यहाँ पर भी सारी ATP, सारी एनर्जी यूज नहीं हुई और इसमें से भी हीट खारिज हुई। और थर्ड पे देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को भी चलाने के लिए ये एनर्जी यूज हुई जो कि ATP के अंदर स्टोर थी, और केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए भी सारी एनर्जी यूज नहीं हुई, लेकिन इसमें से भी हीट की शक्ल में कुछ एनर्जी ज़ाय हो जाती है। तो मतलब ये होगा जब एनर्जी किसी चीज़ को पहुंचाई जाती है, किसी अमल को पहुंचाई जाती है, उसमें वो पूरी खर्च नहीं होती, लेकिन उसमें से जो कुछ एनर्जी है वो हीट की शक्ल में या दूसरी अशकाल में खारिज हो जाती है, ज़ाय हो जाती है। तो आज का लास्ट स्टूडेंट कि आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो था कि बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जानदारों में एनर्जी के ताल्लुकात और चेंजेस को बायो एनर्जेटिक का नाम देते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा बायो एनर्जी के अंदर रोल ऑफ ATP,
बायोएनर्जेटिक क्या होता है और एटीपी का किरदार क्या है। तो मैंने आपको बताया कि एक प्लांट था, सिंपली मैं आपको एक और ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक प्लांट है और प्लांट अपना खुराक तैयार करता है। खुराक क्या है? ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज तैयार कर ली तो उसने अपने ऊपर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अप्लाई की। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अप्लाई की तो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट गया, खुराक का मॉलिक्यूल टूट गया और एनर्जी खारिज हुई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में एनर्जी खारिज हुई और उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी, कुछ मजीद एनर्जी थी, वो एटीपी के अंदर स्टोर हुई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और क्या हुआ कि उसके बाद जो कुछ एनर्जी थी वो हीट की शक्ल में खारिज हो गई और जो एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, वो दोबारा लाइफ की एक्टिविटीज को चलाने के लिए आगे काम आए। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि खुराक कैसे बनती है प्लांट के अंदर और उसका मैकेनिज्म क्या है, आगे कैसे खुराक तैयार होती है और कैसे खर्च होती है। तो आज मैंने आपको इस पिक्चर समझाया। तो लेट्स स्टूडेंट, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल for the new and latest videos. Okay guys, thank you.